Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS classes. As you know, civics का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पहले 2 पार्ट कवर कर चुके हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 3rd ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3rd. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर टू स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया है. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे. जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. ये सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, और आपको पता है हम स्टेट लेवल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर 3 organs of government, that is legislative, that is executive and judiciary, और हमने इनके फंक्शन भी डिस्कस कर लिया था. Then we have started the details about the governor, and under the details about the governor I have told you about the function of governor, similarly like appointment of governor and also the qualification of governor. And under the governor we have started our 3rd topic, that is the power and function of government. And in this topic I have told you the power of governor and the function of governor can be classified into 4 types. And what are that 4 types? Legislative power, executive power, judiciary power. As I told you in our previous class, I want to show you once. As you can see here, executive power, legislative power, judiciary power and discretionary power. Okay, so ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था हमारी प्रीवियस क्लास में. अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके आगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के जो भी डिस्कशन है. ठीक है, सो वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल द पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. एंड फर्स्ट हेडिंग इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर. देखते हैं यहाँ पे हम लोग गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या होती है. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, समन एंड डिसकंटिन्यू द सेशन ऑफ लेजिस्लेशन. व्हाट इट मीन्स, एज यू नो कि हमारा जो स्टेट होता है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है या जिसे हम विधानसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, है ना, उसके सेशन होते हैं, उनके सत्र होते हैं, या नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि उनकी मीटिंग होती है ना. जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, या आपको पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट को लेके साल में कम से कम 2 बार जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सेशन होते हैं. मोर देन 2 टाइम भी हो सकते हैं, बट इट इज़ कंपल्सरी कि एक ईयर में उन्हें 2 बार तो मिलना ही मिलना होता है. और उन 2 मीटिंग का, उन 2 सेशन के बीच का जो अंतराल है वो क्या नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब 6 मंथ के पहले ही उन्हें 2 बार मिलना होता है. ये पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था. सो आप लोगों को यहाँ पे क्या पॉइंट यहाँ पे पहला याद रखना है कि गवर्नर समन एंड डिसकंटिन्यू द सेशन ऑफ लेजिस्लेशन, है ना. मतलब ये इसके सेशन को क्या कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं. सेशन को कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है ना. मीटिंग को कभी भी बुला सकते हैं, या आप बोल सकते हो. और इसी तरह डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, नॉर्मली उसे बंद भी कर सकते हैं. ये पावर किसके पास होती है, ये पावर गवर्नर के पास होती है. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, समन एंड डिसकंटिन्यू द सेशन ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब कभी भी बुला सकते हैं, बंद कर सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज इट ऑल्सो कैन डिसॉल्व द सेशन. वॉट इट मीन्स, समन समझ में आ गया, डिसकंटिन्यू समझ में आ गया, बट वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसॉल्व द सेशन. सेशन को डिसॉल्व भी कर सकते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट बनती है वो कब बनती है, जब उस स्टेट में कोई भी पार्टी, सपोज बीजेपी हो या फिर मान लो कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी जब मेजोरिटी में आती है. मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, इफ़ एनी पार्टी गेट मोर देन 50% वोट, है ना. 50% से ज़्यादा जो उनके मेंबर होते हैं, यदि वो जीत के आते हैं तो वो क्या करती है, मेजोरिटी बनाती है. और मेजोरिटी बनाने के बाद वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है ना. गवर्नमेंट बना ली, सीएम बन गया उनका, मेजोरिटी का जो लीडर होगा वो सीएम बन गया. बट किसी भी कारण से यदि लगता है गवर्नर को कि जो मेजोरिटी पार्टी है वो
सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है या फिर मेजोरिटी उनके पास नहीं है। हो सकता है उनके कुछ विधायक जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो और उनके पास अब मेजोरिटी ना हो जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी थी। सो ऐसी कंडीशन में गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि उसे हटा सकते हैं और या तो वो किसी दूसरी पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं या फिर से इलेक्शन भी करवा सकते हैं। सो ये पॉइंट है हमारा, इट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लेजिस्लेशन, है ना। मतलब उस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या जो विधानसभा अभी इलेक्ट होके आई है उसे वो हटा सकते हैं और हो सके तो नई विधानसभा चुनाव के लिए भी बोल सकते हैं या फिर हो सकता है किसी दूसरी पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए भी कह सकते हैं। सो ये राइट होता है गवर्नर के पास। ओके, ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। सेकेंड पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी विल ऑफ अ स्टेट पास्ड आफ्टर द एसेंस ऑफ द गवर्नर। हम सभी को पता है कि स्टेट में जो भी कानून बनता है, मान लो कोई भी बिल आया है ना, कोई भी बिल आया, ये क्या हुआ, विधानसभा में गया, मान लो विधानसभा से पास हो गया। यदि यहाँ पे विधानसभा ही है स्टेट में, आगे हम पढ़ेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। मतलब किसी स्टेट के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही हाउस हो सकता है, दैट इज विधानसभा। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हम डिस्कस करें तो एक ही हाउस है, विधानसभा है। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं, आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके पास विधानसभा भी होती है, मतलब 2 हाउस होते हैं। ठीक है, तो यदि एक ही हाउस है तो उस हाउस से पास होने के बाद क्या होगा, वो गवर्नर के पास जाएगा अपनी सिग्नेचर के लिए। मतलब बिल को पास करवाने के लिए गवर्नर की सिग्नेचर होगी, उसके बाद वो बिल पास होगा। बट यदि 2 हाउस है, ठीक है ना, विधानसभा एंड विधान परिषद, तो पहले हाउस में पास होगा, उसके बाद वो दूसरे हाउस में पास होगा एंड देन गवर्नर के एसेंस के लिए, गवर्नर की परमिशन के लिए क्या होगा, वो बिल जाया जाएगा। ठीक है, दोनों हाउस में पास होने के बाद, और जब गवर्नर की परमिशन मिल जाएगी फाइनल, तब क्या होगा, वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा आफ्टर द परमिशन ऑफ गवर्नर, आफ्टर द एसेंस ऑफ गवर्नर। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिना गवर्नर की परमिशन के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है ना, आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस। यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, गवर्नर can issue ordinance when legislature is not in session। किसी भी कंडीशन में, है ना, किसी भी कंडीशन में यदि आपको लगता, आपको मतलब गवर्नर को लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट लॉ बनाना है, इम्पोर्टेंट कानून बनाना है, बट एज वी नो कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर के पास होता है। जो हमारी विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेचर होता है, उसके पास कानून बनाने का काम होता है। बट जब यदि वो सेशन में नहीं है, हमने पढ़ा था एक समय आता है जब सारे मेंबर एक साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं या सेशन में आते हैं। यदि मान लो किसी कंडीशन में ये सेशन में नहीं है और इम्पोर्टेंट कानून लॉ पास करने की ज़रूरत है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे स्टेट गवर्नर होते हैं ये क्या करते हैं, ऐसे में कानून बना लेते हैं, है ना, और इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है दैट कैन बी कॉल्ड द ऑर्डिनेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस कह सकते हैं। ठीक है ना। सो जब गवर्नमेंट सेशन में ना हो, सॉरी जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, एंड दैट कंडीशन में गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के कानून को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस बोलेंगे। ठीक है ना। सो याद रखोगे, गवर्नर के द्वारा क्या होता है, जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बना दिया जाता है। ओके, सो ये सारी लेजिस्लेटिव पावर अबाउट द गवर्नर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, है ना। समन एंड डिसकंटिन्यू द सेशन, सेशन बुला सकता है, उसे डिसकंटिन्यू कर सकता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे डिसॉल्व कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, पावर होती है ये गवर्नर के पास। इसी तरह एवरी विल जो होते हैं वो गवर्नर की पावर के बाद ही, गवर्नर के एसेंस के बाद ही बनते हैं, एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस, है ना। जब
सेशन में नहीं होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उस समय पे गवर्नर के पास ये राइट होते हैं कि वो कानून बना सकते हैं, और इस टाइप के कानून को क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेंस बोला जाएगा, और ये किसके द्वारा किया जा सकता है, गवर्नर के द्वारा। सो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया अबाउट अंडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूट का मतलब कानून इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड कौन कौन से पावर हैं जो गवर्नर के पास होते हैं, ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज अ गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहला पॉइंट हमें यही याद रखना है, अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, है ना। सो आपको याद होना चाहिए सेपरेट पावर सभी के बारे में। सो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर इज अ गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, है ना। गवर्नर के द्वारा स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, सीएम को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। बट कंडीशंस अप्लाई। गवर्नर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बोले जिसको लगता है उसको उसने चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। बोले कोई मेरे भाई का बेटा है, बोले कहीं पे अभी उसको जॉब नहीं मिली है तो मैं उसको क्या करता हूँ, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देता हूँ। नो, गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर गवर्नर किसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि गवर्नर के पास ये राइट होते हैं कि वो सीएम को अपॉइंट करता है। तो फिर किसे सीएम किसे एज अ सीएम अपॉइंट करते हैं। ओके, सो आप लोगों को पता है स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिसमें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, है ना। सो बेटा आपको पता है अलग अलग पार्टी में इलेक्शंस फाइट होते हैं, और जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है ना, मेजोरिटी आपको पता है कोई भी पार्टी, इफ एनी पार्टी दैट गेट मोर देन 50% वोट, मोर देन 50% सीट, दैट कैन बी कॉल्ड द मेजोरिटी पार्टी। कोई भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जब प्राप्त करती है उसे हम मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं, है ना। तो कई बार यदि 50% किसी एक पार्टी के नहीं आते तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक पार्टी भी मिलके क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है ना, जिसे हम कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं या गठबंधन की सरकार बोलते हैं। शायद प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, है ना, आपने सुना भी होगा गठबंधन की सरकार या कॉलिशन गवर्नमेंट। तो ये कंडीशन होती है, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 50% प्लस सीट तो चाहिए ही चाहिए, या मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। सो जो पार्टी मेजोरिटी प्राप्त करती है, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है ना, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसे बाय द गवर्नर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है एज अ सीएम। आप यहाँ पे देख सकते हैं हु इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जो कि मेजोरिटी पार्टी का क्या होता है, लीडर होता है, उसे ही क्या किया जाता है, एज अ सीएम अपॉइंट किया जाता है, ना कि किसी भी व्यक्ति को। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इज अ गवर्नर अपॉइंट द सीएम हु इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। ओके, ये पॉइंट हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं, इट ऑल्सो अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले हमने देखा सीएम को अपॉइंट किए इन्होंने, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर था उसको। इसके बाद ये क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, काउंसिल का मतलब यहाँ पे हमने आपको समझाया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या टीम ऑफ मिनिस्टर, मतलब टोटल जितने भी मिनिस्टर होंगे उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, ऑल द मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली नॉन एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। सारे जो मिनिस्टर होंगे, मान लो टोटल कितने मिनिस्टर है, सपोज करो 15 मिनिस्टर है किसी स्टेट में, है ना। तो 15 मिनिस्टर का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं COM या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आगे अभी डिटेल आने ही वाली है तो उसमें हम और डीपली डिस्कस करेंगे, अभी तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये 2 एग्जीक्यूटिव पावर है किसकी, गवर्नर की। कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर इज appoint the chief minister and second is council of minister. Okay, let's discuss about the third power of governor of any state. So third power is the judiciary power. What it means, judiciary मतलब न्याय से संबंधित क्या पावर होती है गवर्नर के पास, जस्टिस से संबंधित क्या पावर होती है गवर्नर के पास, है ना। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, गवर्नर हैज़
दिस इज द गवर्नर नॉट गवर्नमेंट, है ना। गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गवर्नर के पास पार्डन मतलब क्षमा करने की शक्ति होती है। किसी भी पर्सन को पनिशमेंट दी गई है बाय द कोर्ट, है ना, सो गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो उसे क्या कर सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं, या फिर reduce the punishment, this is the second point, reduce the punishment और sentence passed by the court, है ना। तो सिंपल आपको दो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि कोर्ट के द्वारा किसी पर्सन को जो सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, या तो वो उसे क्षमा कर सकते हैं, कैन बी पार्डन, क्षमा कर सकते हैं, या फिर पूरी तरह से उसे क्षमा नहीं करना है तो फिर उसे रेड्यूस कर सकते हैं, मतलब पनिशमेंट जो मिली है उसे छोटा कर सकते हैं। मान लो किसी को क्या दिया गया है, यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है कि बोले इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए, है ना। तो गवर्नर को लगता है कि इसे रेड्यूस करना है, इसे छोटा करना है, तो बोले इसे वो क्या कर सकते हैं, उसे वो छोटा कर सकते हैं। बोले इसे क्या दे दिया जाए, बोले उम्र कैद दे दिया जाए, पूरी ये उम्र ये क्या होंगे, जेल में एज अ प्रिजन रहेंगे, एज अ बंदी रहेंगे। तो इसे क्या किया जा सकता है, रेड्यूस किया जा सकता है, रेड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है बाय द गवर्नर। तो ये जुडिशरी पावर होती है गवर्नर के पास। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर एंड ऑल्सो इट इज़ लास्ट पावर, इट इज़ द डिस्क्रेशनरी पावर। क्या क्या डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी का मतलब क्या होगा, अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के विवेक से जो निर्णय लिए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा, ये पावर भी होती है ना। सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो कुछ पावर दी जाती है, बट कुछ पावर ऐसी होती है दैट कैन बी कॉल्ड द डिस्क्रेशनरी पावर, जो अपने दिमाग से, अपने विवेक से गवर्नर यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या पावर यहाँ पे है, चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ अ गवर्नर। सो फर्स्ट is governor has discretionary power that it can use on डिस्क्रेशन, मतलब अपने विवेक से क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं गवर्नर। कुछ पावर ऐसी होती है जिनका यूज कर सकते हैं, सिंपल है ना। जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, कौन सी पावर ऐसी होती है, लाइक प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या होता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट किस कंडीशन में, आफ्टर द सजेशन ऑफ गवर्नर। जब गवर्नर सजेशन देते हैं, गवर्नर सिफारिश करेंगे कि हमारा जो स्टेट है या किसी भी रिलेटेड स्टेट में जहाँ के वो गवर्नर है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति हमारे देश के क्या करेंगे, प्रेसिडेंट हमारे देश के उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। बट क्या गवर्नर ऐसे ही बोल देगा प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, नो। किस कंडीशन में, व्हेन स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। फिर से आप लोग याद रखोगे, आफ्टर द सजेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के सजेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, बट कंडीशंस अप्लाई, बट व्हेन स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एज वी नो, सारे स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ऐसा थोड़ी कि जिसको जैसा लगे वैसे ही काम कर लें, हमारे देश में संविधान है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। बट इफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट जो है वो काम नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना। सो इस कंडीशन में गवर्नर जो होंगे वो किसको बोलेंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उनको बोलेंगे, और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे उस स्टेट में, ठीक है ना। ये पॉइंट होगा प्रेसिडेंट रूल का। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा किसी भी स्टेट में, है ना, मान लो कोई भी एक स्टेट है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में वहाँ के जो सीएम होंगे, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होंगे, उनके पास अब कोई पावर नहीं बचेगी। हमें पता होता है एक्चुअल हेड स्टेट का सीएम होता है, वही सारे काम करते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ वो सारे काम करते हैं। तो इस कंडीशन में आप ये बोल सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, एक तरह से उसका काम करना बंद कर दिया जाएगा, और सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, सारी पावर आ जाएगी रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में, जो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना, उनके हाथ में। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया जाएगा, है ना,
हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे उनका प्रतिनिधि, प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि किसे बनाया जाएगा, ऑब्वियसली गवर्नर को। तो सीएम वहाँ से हट जाएंगे उस स्टेट में और सारी पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में आ जाएगी और गवर्नर उस स्टेट को गवर्न करेंगे जब तक कि सारी कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती। ठीक है, सो ये होता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, डिक्लेयर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन एनी स्टेट बट आफ्टर द, किसके बाद, आफ्टर द सजेशन ऑफ गवर्नर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये सारी पावर आती है डिस्क्रेशनरी पावर के अंदर में। ठीक है, सो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की चारों प्रकार की जो पावर्स हैं उन्हें समझ लिया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज की नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर। हमने आपको बताया था कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसको हमने कितने फंक्शनरीज में डिवाइड किया था, स्टेट एग्जीक्यूटिव को हमने 3 फंक्शनरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन से, फर्स्ट इज गवर्नर। ठीक है, पहला क्या था, गवर्नर था। सेकंड क्या था, सीएम या चीफ मिनिस्टर था। और थर्ड क्या था, सीओएम मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। तो हमको पता, जैसा कि हमने अभी कंप्लीट किया है गवर्नर, है ना, पहला जो फंक्शनरीज थी उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड अब हमारा है चीफ मिनिस्टर, है ना, देन वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सेकंड फंक्शनरी अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव हमें डिस्कस करना है, किसके बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल अबाउट द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सो एज यू नो हमने डिस्कस किया था कि गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, स्टेट का गवर्नर होता है, बट एक्चुअल हेड कौन होता है, सारे काम कौन करता है, सो चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ एनी स्टेट। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि किसी भी हेड की जो किसी भी स्टेट की जो एक्चुअल पावर होती है वो किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती है, और नाम मात्र की पावर, नॉमिनल पावर गवर्नर के पास होती है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल रिमेंबर, सीएम ऑफ एनी स्टेट इज द एक्चुअल हेड ऑफ ए स्टेट। किसी भी स्टेट के जो सीएम होते हैं वो कैसे हेड होते हैं उस स्टेट के, एक्चुअल हेड होते हैं उस स्टेट के। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यहीं पे ये याद रखना है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसे। सो यहाँ पे आपको पता है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, पहला पार्ट डिस्कशन किया था कि हु इज, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको याद होगा यदि आपने हमारा पहला पार्ट देखा है, तो यदि नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट की एंड ऑल्सो सेकंड पार्ट की, तो आप उसे देख सकते हैं और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सो क्वेश्चन इज हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, आप इसे अटेम्प्ट करोगे जरूर। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ सीएम। सीएम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सारे फंक्शंस तो नॉर्मली होते हैं जो हमें पता भी होते हैं, बट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सीएम इज he advises the governor to appoint any person as a minister। any person की जगह आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो any member, है ना, किसी भी मेंबर को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करने की एडवाइस जो दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, सीएम के द्वारा दी जाती है। हमने डिस्कस किया था कि बाय द गवर्नर क्या किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है सीएम के साथ साथ। तो भैया सीएम के अपॉइंट करने के बाद सीएम क्या करते हैं, सीएम यहाँ पे एडवाइस देते हैं गवर्नर को, और जब सीएम एडवाइस देते हैं तो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट तैयार की जाती है सीएम के द्वारा, और वो लिस्ट दी जाती है गवर्नर को, और उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आफ्टर द एडवाइस, ठीक है, द गवर्नर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ मिनिस्टर, टू अपॉइंट एनी मेंबर एज अ मिनिस्टर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज एलोकेशन, second point is allocation and
पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट इज एलोकेशन ऑफ portfolio among the minister, not and word is required here, allocation of portfolio among the ministers, जितने भी ministers होंगे उन सबको काय का एलोकेशन करते हैं वो पोर्टफोलियो का। व्हाट इट मीन्स हेयर पोर्टफोलियो, यहाँ पे पोर्टफोलियो का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का मतलब आप लोग समझ सकते हो। सिमिलरली लाइक मिनिस्ट्री जैसे सेंटर लेवल में होगी, या जो डिपार्टमेंट विभाग बोला जाता है स्टेट में, सेंटर में जिसे हम मिनिस्ट्री बोलते हैं, सेंटर में जिसे हम मंत्रालय बोलते हैं, स्टेट में उसे क्या बोला जाता है, इट कैन बी कॉल्ड द डिपार्टमेंट इन स्टेट, विभाग बोला जाता है ना। सो अलग अलग मिनिस्टर्स को सिंपल हम बोल सकते हैं कि ऐसे सेंटर लेवल में क्या होता है, मिनिस्ट्री दे दी जाती है, यहाँ पे डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। सो ये किसके द्वारा एलोकेट किया जाता है, बाय द गवर्नर, बट किसकी सिफारिश पर, सीएम की सिफारिश पर। ओके, आपको दोनों पॉइंट क्लियर होंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ सीएम। पहला हमने क्या बोला कि सीएम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, और उसके बाद उनको पोर्टफोलियो या सिंपल आप बोल सकते हैं जो जो मिनिस्ट्री है उनको देना है, या जो जो विभाग उनको देना है वो भी दिया जाता है बाय द गवर्नर। तो ये फंक्शन होंगे गवर्नर के। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, दैट इज अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। थर्ड फंक्शनरीज इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, बट आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द ग्रुप और टीम, या ना ग्रुप भी बोल सकते हैं, टीम भी बोल सकते हैं। इट इज़ द ग्रुप और टीम ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट द सीएम, है ना। काय के लिए बनाए जाते हैं मिनिस्टर की टीम, मतलब सीएम के साथ मिलके काम करने के लिए ना भैया। अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अलग अलग मिनिस्टर देख सकते हैं, कोई सीएम तो अकेले पूरे काम नहीं देख सकते हैं। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल सर होते हैं, उनकी हेल्प के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, सब्जेक्टिव टीचर्स होते हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो सब उनकी हेल्प के लिए होते हैं। इसी तरह यहाँ पे सीएम की हेल्प के लिए क्या होते हैं, कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। और इन सारे मिनिस्टर का जो ग्रुप होगा दैट कैन कलेक्टिवली कॉल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या COM। ये आपको याद रखना है ना। व्हाट डू यू मीन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज़ द ग्रुप और इट इज़ द टीम ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर हैं उनका ग्रुप होगा जिनका काम क्या होता है, असिस्ट करना होता है CM को। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। क्या नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, क्या कितने व्यक्तियों को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है बाय द गवर्नर? सपोज करो, मान लो एक विधानसभा है किसी भी स्टेट की, है ना, एक्स कोई स्टेट है, इसकी विधानसभा है, इसके पास 100 मेंबर हैं टोटल, 100 MLA हैं टोटल, ठीक है ना। अब क्या 100 MLA में से कितने MLAs को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है? पता चला 100 के 100 ही मिनिस्टर बन गए, सारे MLA ही किसी स्टेट में मिनिस्टर बन गए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो कितने को अपॉइंट किया जा सकता है? सो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि बिफोर 2003, ठीक है, 2003 के पहले ऐसी कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी। जितने भी मेंबर को चाहे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता था, बट इसका मिसयूज़ होता था, है ना। किसी भी एक पार्टी के द्वारा कभी दूसरी पार्टी को ये बोल दिया जाता था कि बोले हम आपको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, आप हमारी पार्टी ले लो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था, मिसयूज़ हो जाता था कई बार मिनिस्ट्रीज़ का, या बोल सकते हैं पार्टी के मेंबर्स का, ठीक है। तो इसके लिए 2003 में क्या किया गया, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो टोटल नंबर है उसको फिक्स कर दिया गया। तो एट द प्रेजेंट टाइम ओनली 50% ऑफ द टोटल मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि टोटल जो मेंबर होते हैं आज के समय में, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 50%, मैक्सिमम 50% को ही क्या अपॉइंट किया जा सकता है, एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। हम फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक्स स्टेट था, यहाँ पे 100 मेंबर थे, तो 100 मेंबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने को, 100 का 50% कितना होगा, ऑब्वियसली 15 ही होगा, है ना। 100 का 15% ऑब्वियसली 15 ही होगा। सो 15% मेंबर को यहाँ पे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। सपोज किसी स्टेट में 300 मेंबर हैं, है ना। सो 300 का 15 क्या होगा, 300 × 15 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ
पे हम मैथ्स भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 15 बचेगा, मतलब 45 मेंबर। 45 मेंबर को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है बाय द गवर्नर। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, MCQ में पूछा जाता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि ओनली 15% ऑफ द members of legislative assembly can be appoint as the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15% को ही अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर, उससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सो आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो अबाउट द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, ये पॉइंट हो गया हमारा। चलिए डिस्कस करते हैं कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने देखा कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे चाहे कोई रेलवे मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, है ना, या फिर बोले ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हो, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, तो जितने भी मिनिस्टर होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा, उनको हम कलेक्टिवली सबको एक साथ क्या बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हम क्या बोलेंगे कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। यस, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है? सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। पहली क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होती है। सेकंड क्या होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होती है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर तो आपको पता है किसी भी मिनिस्टर के अंदर में जो उनका एक प्रकार से उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी सहायता के लिए जो मिनिस्टर होता है, दैट कैन बी कॉल्ड द डिप्टी मिनिस्टर, है ना। छोटा मिनिस्टर जो होता है, जैसे डिप्टी CM हो गया या डिप्टी PM भी होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए जो मिनिस्टर होते हैं ना, असिस्ट करने के लिए, तो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा। बट देखते हैं 1 बाय 1 इनके बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, कैटेगरी कितनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर। ये हो गया। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, ये पॉइंट हमें समझना है। सो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, आपने देखा होगा कि कई सारे मिनिस्टर होते हैं, बट कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके नाम हमें पता होते हैं, वो मैनी टाइम न्यूज़ में आते रहते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट काम उनके द्वारा किए जाते हैं। सो बेटा यही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टेट लेवल में इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं या सेंट्रल लेवल पे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को देखते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर का जो ग्रुप होगा, मान लो 5 इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है। कौन कौन से 5? मान लो बोले एक हो गए हमारे होम मिनिस्टर, है ना, गृह मंत्री जिनको हम बोलते हैं। मान लो एक हो गए हमारे क्या, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। मान लो एक हो गए हमारे क्या, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, है ना। एक हमारे हो गए मान लो क्या, रेलवे मिनिस्टर। तो ये जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या था, सारे मेंबर, सारे मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, है ना। उनमें से कुछ जो सिलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट है ना। सो उन इम्पोर्टेंट मेंबर का यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, दैट कैन बी कॉल्ड द कैबिनेट मिनिस्टर। ग्रुप ऑफ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर आर नॉन एज द कैबिनेट मिनिस्टर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। छोटा ग्रुप होगा ऑब्वियसली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो था वो कैसा ग्रुप था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा ग्रुप था क्योंकि उसमें सारे मिनिस्टर्स आ रहे थे। बट यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आ रहे हैं, हो सकता है 5 और 10 हो सकता है ना, 10-12 के आसपास। तो ये क्या होगा हमारा काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। सो ऑल द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर आर नॉन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। ये हो गया। बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं। सो जनरली यदि हम देखा जाए बड़े लेवल पे, बड़ी क्लास में आप लोग पढ़ोगे, तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वो होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मतलब उनके अंडर में कोई मिनिस्ट्री होती है ना। और एक वो होते हैं बेटा जिनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, है ना, जिनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हम 2 भागों में बांटा, एक के पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है, एक के पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। तो जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता वो क्या करते हैं, वो जो हैं किसी भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना हमारा, उसके अंडर में काम करते हैं,
ठीक है ना। सो याद रखोगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट में अभी आप सिर्फ इतना याद रख लो कि वो किसी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ता है तो पूछा जाता है। सो यू विल रिमेंबर ओनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट वर्क्स अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर और असिस्ट देम। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है ना। और थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर, मतलब किसी भी मिनिस्टर के अंडर में जो मिनिस्टर काम करेगा दैट कैन बी कॉल्ड द डिप्टी मिनिस्टर। तो ये होगा हमारा थर्ड टाइप की कैटेगरी किसकी, मिनिस्टर की। सो आई होप आप लोगों को जितना लेक्चर हमने अभी डिस्कस किया है, जो क्लास में अभी हमने डिस्कस किया है, जितने भी हमने क्या क्या डिस्कस किया, गवर्नर के फंक्शन वो आपको समझ में आ गए होंगे, साथ ही सीएम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, सीएम के फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको कैटेगरी जो है हमने डिस्कस किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, दैट इज़ अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग स्टेट में डिफरेंस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना। विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है ना। ये सारे पॉइंट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, आगे भी ऐसे वीडियो आपको चाहिए, सो प्लीज़ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें ऑल्सो लाइक बटन को भी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, ठीक है।